तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र के ज्योग्राफी के 5वें और आखिरी वीडियो सीरीज के ऊपर। ये ज्योग्राफी का आखिरी वीडियो होगा जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के ऊपर होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने कई सारे वीडियोस का भी सीरीज तैयार करके रखा है जो एक एक करके अपलोड होगा, जैसे कि इंग्लिश के ऊपर हो गया और इसके शॉर्ट क्वेश्चन को भी मैं लेकर आऊँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ 50 क्वेश्चन को नहीं बल्कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन डालूंगा, जिससे कि पूरा का एमसीक्यू का जो सीरीज है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है वो खत्म हो जाए। तो जो भी दोस्त, जो भी भाई बहन और जो भी बच्चे माध्यमिक 2023 की परीक्षा देने वाले हैं, मैं आपसे आशा करूंगा कि आप उन तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचा दें, क्योंकि अगर उनके पास ये वीडियो पहुंच जाता है तो मैं समझूंगा कि हमारा जो काम है ये सफल हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम और ज़्यादा वीडियोस को बनाएं, ठीक है। तो बिना समय को गवाए मैं आगे बढ़ूंगा और आज का इस वीडियो सीरीज शुरू करूंगा। आज का जो वीडियो है ये 5वां ज्योग्राफी का वीडियो है। इसके अलावा कई सारे वीडियोस है जो आपको आई आइकन पे दिख रहे होंगे। और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। जहाँ पे आपको ये सारे, वहाँ पे आप अगर मांगेंगे, अगर आप मैसेज करोगे तो वहाँ पे आपको सारे जो वीडियोस के पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है इसका वो है, किस भूस्वरूप में खनिज अधिक पाए जाते हैं? इन विच लैंडस्केप मोर मिनरल्स आर फाउंड? ऑप्शन दिया जा रहा है पठारी भाग, दूसरा ऑप्शन है मैदानी भाग, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय भाग और चौथा और आखिरी ऑप्शन है कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा भूस्वरूप है जिसमें ज्यादातर खनिज पाए जाते हैं? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पठारी भाग। जैसा कि कहा जाता है कि जो पठार होते हैं वो पर्वतों से थोड़े नीचे होते हैं और मैदानी भाग से ऊंचे होते हैं। ज्यादातर खनिज के जो स्रोत होते हैं वो पठारों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और पर्वतों में भी होते हैं, लेकिन पर्वतों से निकाल पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे, कठिनाई पे हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं और ज्यादा जंगल झाड़ियां होने के कारण वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। लेकिन पठारी भाग तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे कि खनिज जो है वहां से हम लोग अधिक मात्रा में निकाल सकते हैं। इसलिए अगर ये ऑप्शन आपका है पठारी भाग का, तो आप पठारी भाग को टिक करेंगे। अगर पठारी भाग ऑप्शन में नहीं रहता है और पर्वतीय भाग है तो पर्वतीय भाग को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, पर्वतीय भाग में भी पठारी भाग की अपेक्षा मतलब थोड़ा सा कम लेकिन खनिज पदार्थ मिलता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रबर विधि का उपयोग होता है। स्क्रबर विधि का उपयोग कहाँ होता है? स्क्रबर मेथड यूज्ड इन। ऑप्शन दिया जा रहा है कृषि क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है खनन क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है शिल्प क्षेत्र और चौथा और आखिरी ऑप्शन है सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा खनन क्षेत्र। खनन क्षेत्र यानी माइनिंग सेक्टर, जिस सेक्टर में ज्यादातर माइनिंग, खोदने का, जैसे कि पहाड़ों को, खानों को खोदा जाता है, उसमें से सोने चांदी हीरे निकाले जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं खनन क्षेत्र का कार्य, ठीक है, खोजबीन का कार्य। यहीं पे स्क्रबर विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा हिमनद है। द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज द। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है बाल्टेरो हिमनद, दूसरा ऑप्शन है बायको हिमनद, तीसरा ऑप्शन है जेमू हिमनद और आखिरी ऑप्शन है सियाचिन हिमनद। तो हाँ, जो आंसर होगा वो होगा सियाचिन हिमनद, ठीक है। जो बच्चे हमारे क्वेश्चन सीरीज को शुरू से देखते आ रहे हैं वो ऐसा पाएंगे कि बहुत से क्वेश्चन जो है कॉमन आ रहे हैं। तो इस बात को सोचकर ये मत सोचिएगा कि मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, बल्कि बात ये हो जा रही है कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये दोबारा हमको सेंटअप के पेपर में दिखा। इसी कारण से, मतलब जहां से हम इस क्वेश्चन को छाट के दे रहे हैं आपके लिए, वहां पे बार बार आने के कारण से ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है, रिपीट हो जाता है। मुझे ऐसा याद है कि मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी आपको बताया होगा। तो जिन बच्चों ने पहले इस वीडियो को देखा होगा उनको तो ये क्वेश्चन आराम से याद हो चुका होगा। क्या ये क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि जो सबसे बड़ा हिमनद है भारत का वो कौन सा है, और जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है वो सियाचिन हिमनद है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण हुआ है। भाखड़ा नांगल डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ। पहला ऑप्शन है सतलज, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा ऑप्शन है चेनाब और आखिरी ऑप्शन है रावी नदी पर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध का स्थापना हुआ है। बहुउद्देशीय योजना है ये। अगला क्वेश्चन है, नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। इरिगेशन बाय मींस ऑफ कैनल इज मोस्टली सीन इन। किस जगहों पे नहर के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई देखी जा सकती है? ऑप्शन दिया जाए उत्तरी भारत में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी भारत में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत और चौथा और आखिरी ऑप्शन है पूर्वी भारत में। तो खनन के द्वारा, नहर के द्वारा, नहर क्या होता है, तो नदियों से छोटे छोटे नाले के रूप में एक रास्ता नदी का बना दिया जाता है, जो सीधे खेतों के आसपास या जिस जगह पे खेत ज्यादा मात्रा में है उसके आसपास खोल दिए जाते हैं।
पहुंचा दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपको सिंचाई करना है तो इन्हीं नहरों के नदियों से जो नहर आया हुआ है, इन्हीं नहरों से हम लोग छोटे छोटे पाइपलाइन को या फिर छोटी छोटी पतली नालियों को हम लोग बनाकर वहां पे खेतों तक पानी को पहुंचाते हैं, और खेतों में पानी को पहुंचाने को ही सिंचाई कहा जाता है। तो सोचिए, अगर आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैदानी भाग है वहां पे नहरें बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो मैदानी भाग जो ज्यादातर है वो उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग ये पाएंगे कि जो नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है वो उत्तरी भारत में होती है, जैसे कि आपको पता होगा। और नहर उसी जगह पे ज्यादातर बनाए जाते हैं जहां की नदियां सदावाहिनी हो। तो जल्दी से कमेंट करके हमें ये बताइए कि भारत की कौन कौन सी नदियां सदावाहिनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का उच्चतम जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। उच्चतम, सबसे जो ऊंचा जोग जलप्रपात है, ये एक तरह का जलप्रपात है, यानी कि वाटरफॉल है। ठीक है, और ये सबसे भारत में सबसे ऊंचा है। और ये किस जगह पे आपसे पूछा जा रहा है। जोग द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस नदी के ऊपर है। ऑप्शन दिया जाए साबरमती, दूसरा ऑप्शन है सारावती, तीसरा ऑप्शन है हिमावती और आखिरी ऑप्शन है वेदवती। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सारावती। सारावती हिमनद पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी जोग जलप्रपात स्थित है। इसको कभी कभी गिरिसप्पा इसको कभी कभी गिरिसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। गिरिसप्पा, जोग और गिरिसप्पा दोनों कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी भारत में नहरों द्वारा सिंचाई के विकास का मुख्य कारण है। नहरों के द्वारा, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को सोल्व किए थे कि नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, उत्तरी भारत में होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी भारत में नहरों द्वारा सिंचाई के विकास का मुख्य कारण क्या है, क्या कारण है। द मेन कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ कैनल इरिगेशन इन नॉर्थन इंडिया इज। ऑप्शन दिया जा रहा है पूरे वर्ष लगातार वर्षा होना, दूसरा ऑप्शन है शाखा नदियों की अधिकता, तीसरा ऑप्शन है विस्तृत समतल मैदान की उपस्थिति और आखिरी ऑप्शन है कठोर चट्टानों की संरचना। देखिए, अगर हम थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से अगर इस पे रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैदानी भाग में विस्तृत समतल मैदान की उपस्थिति है। यहाँ पे बहुत विशाल मैदानी भाग की उपस्थिति है, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी मुलायम है और इस मिट्टी को काट कर नहरें बनाना सुविधाजनक है, जिस कारण से क्या होता है कि उत्तरी भारत में ज़्यादातर नहरें पाई जाती है और यहाँ पे नहरों से सिंचाई ज़्यादातर की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित एक मीठे पानी की झील है, अ स्वीट वाटर लेक इन इंडिया इज। ऑप्शन दिया जाए सांवर, दूसरा ऑप्शन है रूपकुंड, तीसरा ऑप्शन है पुष्कर और चौथा और आखिरी ऑप्शन है चिल्का। तो भारत में जो मीठे पानी की एक झील है, इस झील का नाम है रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। कहाँ गया, ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्छ के रन में समाप्त होने वाली नदी है। द रिवर डिसअपियर्स इन द रन ऑफ कच्छ इज। कच्छ का रन कहाँ है, तो कच्छ का रन गुजरात का जो तलछट इलाका है, तो गुजरात का तटीय समुद्र तटीय इलाका है, जो समुद्र के लगभग नजदीक वाले इलाके हैं, वहां पे एक रन पाया जाता है, कच्छ पाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा क्या है, समुद्र का कछाई पानी वहां पे पाया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में जाके समाप्त हो जाती है, और ऐसे नदी को जो कि देश के अंदर ही समाप्त हो जाए, ऐसे नदी को हम लोग अंतर्वाहिनी नदी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक ऐसे अंतर्वाहिनी नदी का नाम बताइए जो कच्छ के रन में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है लूनी और आखिरी ऑप्शन है माही। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा लूनी। लूनी एक ऐसी नदी है जो अंतर्वाहिनी है और ये कच्छ के रन में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, जबकि साबरमती नदी का बात करें हम लोग, तो साबरमती नदी जो आपका है वो राजस्थान में समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक तरह का अंतर्वाहिनी नदी है, पर ये राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। तो दोनों क्वेश्चनों में, दोनों ऑप्शनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि लूनी नदी गुजरात में बहती है, साबरमती नदी राजस्थान में बहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नदी जिसका मुहाना कच्छ की खाड़ी है, अ रिवर हुज माउथ इज रन ऑफ कच्छ। वो नदी जिसका मुहाना कच्छ की खाड़ी, वो कौन सी नदी है। देखिए, पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा और आखिरी ऑप्शन है लूनी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती।
साबरमती जो है वो कच्छ के खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाती है, मतलब कच्छ के खाड़ी तक जैसे ही उसको छुआ वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारा पानी इसका पहले राजस्थान में ही सूख चुका होता है। जबकि हमारा जो लूनी नदी वो कच्छ के खाड़ी से काफी आगे जाकर उसी में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो बी नंबर ऑप्शन एक साबरमती, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत का सबसे बड़ा लेगुन है, भारत का सबसे बड़ा लेगुन क्या है? द लार्जेस्ट लेगुन इन इंडिया इज। देखिए लेगुन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। लेगुन एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा स्थल भाग का इलाका होता है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके समुद्री पानी रिसते हुए अंदर घुस जाता है। ठीक है, स्थल का वो इलाका जिस जगह पर समुद्र का पानी प्रवेश कर जाए उसको हम लोग लेगुन कहते हैं। ये खारे पानी का एक झील जैसा रचना होता है जो समुद्र तटीय प्रदेशों में पाया जाता है या भागों में पाया जाता है। ऑप्शन दिया जा रहा है चिल्का, दूसरा ऑप्शन है पुलिकट, तीसरा ऑप्शन है कोलेरू और चौथा और आखिरी ऑप्शन है वेम्बनाड। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का। कैसे? तो हाँ, ये जो चिल्का है ये उड़ीसा में और ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील बोला जा सकता है, सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन बोला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित प्रवाल द्वीप है। द कोरल आइलैंड इन इंडिया इज द। ऑप्शन दिया जाए मालद्वीप, दूसरा ऑप्शन है अंडमान द्वीप, तीसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप और चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप करीब 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक संरचना है जो आपका भारत के पश्चिमी साइड में पाया जाता है। ठीक है, ये भारत का एक छोटा सा द्वीप है, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। और ये जो द्वीप है पूरी तरह से समुद्री प्रवालों से, प्रवालीय जीव से, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरल, उनसे निर्माण हुआ उनका। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो कोरल द्वीप है वो कौन सा है, या ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सतपुरा पर्वत उदाहरण है। सतपुरास इन इंडिया इज अ एग्जाम्पल। किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन दिया जा रहा है सोट ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन, तीसरा ऑप्शन है बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन और आखिरी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ब्लॉक माउंटेन। भारत में जो सतपुरा है वो एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारतीय सीमा में स्थित सर्वोच्च चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन दिया जा रहा है एक कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन दिया जाए गॉडविन ऑस्टिन, तीसरा ऑप्शन है एवरेस्ट और चौथा और आखिरी ऑप्शन है नंदा देवी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक कंचनजंगा। ठीक है, 3 तरह की चोटियां हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट जो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो चोटी है वो आता है कंचनजंगा जो आपका भारत में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन भी आता है लेकिन ये 3rd हाईएस्ट है और ये आपका पाया जाता है ऊपरी सियाचिन ग्लेशियर के पास में। ठीक है, ऊपरी हिस्सों में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कंचनजंगा। ये भारतीय सीमा में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल नहीं। बहुत से बच्चे माउंट एवरेस्ट को आंसर देते हैं लेकिन माउंट एवरेस्ट हमारे यहाँ नहीं है, ये नेपाल में जा चुका है, नेपाल का है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी झील कश्मीर में है? विच लेक इज लोकेटेड इन कश्मीर? पहला ऑप्शन है डल, दूसरा ऑप्शन है चिल्का, तीसरा ऑप्शन है पुलिकट और चौथा ऑप्शन है कोलेरू। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डल। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि एक मीठे पानी की झील का नाम बताइए, एक ऐसा झील जिसमें मीठा पानी पाया जाता है। तो इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जो तो आंसर हो जाता है इसमें। तो हमारा जो आंसर होगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी डल झील ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक है, बताना है आपको पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है विशाखापट्टनम, दूसरा ऑप्शन है हल्दिया, तीसरा ऑप्शन है मुर्मुगांव और आखिरी ऑप्शन है चेन्नई। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मुर्मुगांव। मुर्मुगांव एक ऐसा बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बाकी तीनों जो है वो तीनों के तीनों वो पूर्वी तट पर स्थित है। हल्दिया तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल की तरफ है। विशाखापट्टनम जो कि अभी अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने वाली है, ऐसा अनाउंसमेंट भी हो चुका है। और चेन्नई जो है वो भी पूर्वी तट पर है भारत के। ठीक है, लगभग। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया मुर्मुगांव। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है।
प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या हो गया? भारत का वो हिस्सा, भारत का वो दक्षिणी हिस्सा जो तिनकोन का एक आकार बनाता है, ठीक है, जो कि तीनों तरफ से दो सागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, दूसरे तरफ से अरबियन सी और तीसरे तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ, उस हिस्से को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला इंडिया इज, तो उस प्रायद्वीपीय भारत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? ऑप्शन दिया जा रहा है देदा बेटा, दूसरा ऑप्शन है अनाईमुड़ी, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी और आखिरी ऑप्शन है कोडरमा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो अनाईमुड़ी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया इज, पहला ऑप्शन है एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा और आखिरी ऑप्शन है लियोपोर्टजल। तो हमारा जो आंसर होगा वो अभी अभी मैंने बताया आपको कि भारत में जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है जो कि हिमालय की है वो है कंचनजंगा। अगर थर्ड बोलेगा, भारत का सेकंड बोलेगा और विश्व का थर्ड बोलेगा तो हमारा गॉडविन ऑस्टिन इसका आंसर होगा, और विश्व में फर्स्ट तो आपको पता है एवरेस्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आपकी सारी तैयारी इसी तरह से होगी अगर आप एक से दूसरे क्वेश्चन को ज्वाइन करके रखेंगे तो इसी तरह से पढ़िए। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा है? द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो आप अगर भारत का मैप उठाओगे उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान को टिक करेंगे। और आपको बता दें कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो इस हिसाब से आपको उत्तर देना है उत्तर प्रदेश को। जनसंख्या से मुझे एक और क्वेश्चन याद आया है, कभी कभी पूछा जाता है कि जनघनत्व कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि जनघनत्व कहाँ पे सबसे ज्यादा है, भारत के किस राज्य में जनघनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या, मतलब वो स्थान जहां पे भारत और पाकिस्तान मिलता है, ठीक है, जो कि कभी नहीं मिलता, वो स्थान का नाम क्या है? द नेम ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज, पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, दूसरा ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान लाइन और चौथा ऑप्शन है लाइन ऑफ सेंट्रल इन कश्मीर। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है? भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा का नाम है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि एक और सीमा रेखा है जो पाकिस्तान के बाद चाइना के साथ शुरू हो रहा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा इसी ऑप्शन में कोई है, आपको ये कमेंट करके बताना है। नंबर क्वेश्चन का है 20, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी भी तैयारी होगी, हम भी समझ पाएंगे कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा और ज़्यादा वीडियोस बनाने में और आपको समझ पाने में कि आपकी तैयारी हो रही है अच्छे से। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे छोटा राज्य, याद कीजिएगा आकार का बात किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है गोवा और आखिरी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो हमारा जो साइज में जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। पर अगर क्या हो, ऐसे पूछ दे कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो इस तरह से आपको आंसर में आपको बताना होगा कि हमारा उस राज्य का नाम है सिक्किम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, वायु प्रदूषण से उत्पन्न होता है, किस चीज से? द अंडर मेंशन्ड फॉर्म्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन, द अंडर मेंशन्ड फॉर्म्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ऑप्शन है कोहरा, दूसरा ऑप्शन है बादल, तीसरा ऑप्शन है स्मॉग और चौथा ऑप्शन है आपका ओस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्मॉग। स्मॉग जो है कभी कभी आपको सुबह सुबह के समय में, ठीक है, जब आपको ऐसा लगेगा कि ये कोहरा है, पर ये कोहरा नहीं होता, ये स्मॉग होता है। ये गाड़ियों के निकलने वाले धुओं से ज़्यादातर होता है, देखने मिलता है, ठीक है। और शहरी इलाकों में ये ज़्यादातर होता है। इससे क्या होता है कि रास्ते जाम हो जाते हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ियों में, तो ये स्मॉग होता है। वायु प्रदूषण से उत्पन्न होता है क्या? स्मॉग उत्पन्न होता है, एक तरह का धुआं जैसा दिखने वाला आकृति है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रूप है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु में विद्यमान विघटनकर्ताओं द्वारा कार्बनिक अवशिष्टों के विघटन की विधि है। कार्बनिक अवशिष्टों को गलाने, खत्म करने या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित करने की जो विधि वो क्या है? द मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट बाय द डिकम्पोजर प्रेजेंट इन
इन द एयर इज, हवा में जो उपस्थित होता है। पहला है कंपोस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है यौगिकरण, तीसरा ऑप्शन है भूमि भराव और चौथा ऑप्शन है अति भराव। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कंपोस्टिंग। देखिए क्या क्वेश्चन में, देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, डिकम्पोजिशन मतलब होगा कंपोस्टिंग। दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही होगी। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब कभी आप, एक टिप याद रखिएगा, जब कभी आप परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे और आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में इतना अजीब तरीके से जैसे अभी लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, तो फट से आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले सेशन में चले जाना है, इंग्लिश के सेक्शन में जाके आपको देख लेना है इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है और संग संग ऑप्शंस को भी इंग्लिश में देख लेना है। इससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जैसे डिकम्पोजिशन लिखा है, यहाँ पे कंपोस्टिंग, कुछ सिमिलर ऑप्शन मिल रहा है, इसको टिक कर देंगे। जहां पे आपको कुछ नंबर नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहां पे आपको कम से कम एक नंबर मिलने का आशा तो हो जाएगा। तो ऐसे कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के समय ज्यादातर आप क्या कीजिएगा कि इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके नाम एक बार पढ़ लीजिए या ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन जैविक अपशिष्ट है? विच वन इज एन ऑर्गेनिक वेस्ट? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है शीशा, तीसरा ऑप्शन है पुआल, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब यहाँ पे जो शीशा, प्लास्टिक और कंप्यूटर, ये जो वेस्ट है ये ऑर्गेनिक कभी नहीं हो सकता। हमारा जो आंसर होगा वो होगा पुआल। जैविक अवशेष बोला जाए तो पुआल हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब जो है केमिकली तरीके से बनाया जाता है, प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब को इनको हम कैसे बनाते हैं? केमिकली तरीके से बनाते हैं, जबकि जैविक तरीके से पुआल बनता है। पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से जो बनने वाला वेस्ट होता है वो जैविक वेस्ट हो जाता है। ठीक है, पुआल हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन हानिकारक घरेलू अवशिष्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैजार्डियस डोमेस्टिक वेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैजार्डियस डोमेस्टिक वेस्ट? ऑप्शन दिया जा रहा है रसोई का कचरा, दूसरा ऑप्शन है खाली बोतलें, तीसरा ऑप्शन है फटे पुराने कपड़े और चौथा ऑप्शन है आपका जली बैटरिया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका हजार्डियस डोमेस्टिक वेस्ट है? घर से निकलने वाला कचरा लेकिन खतरनाक है, तो रसोई का कचरा उतना खतरनाक नहीं होता है। खाली बोतलें तो कुछ कचरा है नहीं, इसको भर सकते हैं। फटे पुराने कपड़े भी उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो जली बैटरिया होती है वो ऐसी खतरनाक चीज़ें होती है, अगर ये किसी तरह से केमिकल जो है इसका मट्टी में मिल जाए या हवा में चला जाए, जल में चला जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए इसको हजार्डियस वेस्ट कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने अपने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो जल्दी से अब आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्दी से ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जिसमें बोला जा रहा है, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। निम्नलिखित में से कौन घरेलू अवशिष्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेस्टिक वेस्ट? ऑप्शन दिया जा रहा है फटे कपड़ों के टुकड़े, दूसरा ऑप्शन है टूटे खिलौने, तीसरा ऑप्शन है फसलों के डंठल और आखिरी ऑप्शन है पॉलिथीन बैग। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फसलों के डंठल होंगे। ये एक तरह के घरेलू अवशेष तो बिल्कुल नहीं, ये खेतों से निकलते तो घरेलू कैसे हो सकते हैं? कॉमन सेंस वाली बात है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, 3R में कौन एक शब्द प्रयुक्त नहीं होता? 3R एक सिस्टम होता है और यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है रिड्यूस, दूसरा ऑप्शन है रीयूज, तीसरा ऑप्शन है रिप्रोडक्शन और चौथा ऑप्शन है रिसाइकलिंग। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिप्रोडक्शन। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग, यानी कचरों को पहले कम करना शुरू कीजिए, रिड्यूस कीजिए, फिर जो कचरों में से जो उपयोग करने वाली चीज़ें उसको रीयूज कीजिए, फिर से यूज़ कीजिए, और जो चीज़ें यूज़ हो सकती है पर वो अभी अवस्था में नहीं है कि यूज़ हो जाए उसको रिसाइकल करके यूज़ कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, रेडियोधर्मी अवशिष्ट का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज। ऑप्शन दिया जा रहा है कृषिगत अवशिष्ट, दूसरा ऑप्शन है CFC, तीसरा ऑप्शन है थोरियम और चौथा और आखिरी ऑप्शन है जैविक अवशिष्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थोरियम। ये एक तरह का रेडियोधर्मी अवशिष्ट है। नाम से तो पता नहीं चल पा रहा है, बहुत से कंफ्यूजन होंगे, कई तो यहाँ पे जैविक अवशिष्ट को भी टिक आउट कर देते हैं, लेकिन रेडियोधर्मी का मतलब होता है जो रेडियो एक्टिव हो,
किसी तरह के खास केमिकल के साथ वो एक्टिव करके कुछ नया केमिकल बनाने की क्षमता रखते हैं, उसको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इसमें थोरियम का नाम आता है, ठीक है, बहुत खतरनाक मेटल होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। रेडियोधर्मी अवशिष्टों की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज, ये कैसे मतलब ये जन्म लेते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। ऑप्शन दिया जा रहा है घरेलू कार्यों में, दूसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्रों में, तीसरा ऑप्शन है ताप ऊर्जा संयंत्रों में, और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में। तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यानी न्यूक्लियर पावर सेंटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों में तरह तरह के केमिकल्स का प्रयोग करके तरह तरह की चीजें बनाई जाती है, ऊर्जा का स्रोत बनाया जाता है। इसमें थोरियम का प्रयोग, जैसे थोरियम जैसे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रयोग होता है। तो वहीं पे रेडियोधर्मी अवशिष्टों की उत्पत्ति भी हो जाती है, कुछ ऐसे नए तत्वों की उत्पत्ति हो जाती है जिसकी उत्पत्ति से मानव जाति को बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, और ये तत्व उनके पास ही रहे, हमारे पास ना, इसके लिए तरह तरह से कोशिश किया जाता है कि ये रेडियो जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र इनको दूर स्थित किया जाए, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, पुनः उपयोग में लाया जाने वाला एक अवशिष्ट है, कौन सा अवशिष्ट है जो संग संग उपयोग में लाया जा सकता है। 1 रीयूसेबल वेस्ट इज, पहला है उर्वरक मैन्योर, दूसरा ऑप्शन है इंजेक्शन सिरिंज, तीसरा ऑप्शन है कागज, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है बैटरी। तो इनमें से जो सबसे फास्ट यूज करने के बाद यूज किया जाने वाला चीज है वो है कागज। आपको अच्छे से पता होगा कि अगर मान लीजिए आपने कॉपी में लिख लिया, आपने अच्छे से नोट्स बना लिया, तो नोट्स बन जाने के बाद आप क्या करते हो, उसको फाड़ के एरोप्लेन बना के यूज कर लेते हैं कि नहीं। तो कागज सबसे ज्यादा यूज होने वाला अवशिष्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे बता दें आपको, पढ़ना चाहिए ध्यान से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, कीटनाशक एक प्रकार का है, क्या है, इंसेक्टिसाइड्स इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन दिया जा रहा है घरेलू अवशिष्ट, घर में उत्पन्न होता है, जैविक अवशिष्ट, किसी जात अवशिष्ट, चिकित्सीय अवशिष्ट। तो कीटनाशक हमारा एक तरह का किसी जात अवशिष्ट है, ये कृषि के कारण से किसी में उपयोग किए जाने वाले अवशिष्ट का एक उदाहरण है, ठीक है। कीटनाशक कीड़ों को मारने के लिए फसलों पे छिड़का जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विश्व का सर्वाधिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश है, कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा कचरा उत्पन्न करता है। हाईएस्ट वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, और आखिरी ऑप्शन है जापान। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सबसे डेवलपिंग देश जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। कभी भी अमेरिका मत लिखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको यूएसए आएगा या संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, उसी को आपको आंसर में टिक करना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन स्थल पर देखने को मिलता है वो स्थान, सागर का वो स्थान जिस जगह पे गर्म और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती है। जब मिलती है तो क्या होता है, वी कैन एक्सपीरियंस एट द कन्फ्लूजन प्लेस वार्म एंड कोल्ड करेंट। कोल्ड का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा होती है, दूसरा ऑप्शन है घना कुहासा होता है, तीसरा ऑप्शन है हिमपात, और चौथा ऑप्शन है ओलावृष्टि। तो आपको ये पता होगा, एक हमने अगले क्लास में, अगले सीरीज में हमने जाना होगा हिम दीवार का नाम। हिम दीवार का नाम आपने सुना था ना, कि क्या होता है जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ पे एक हिम दीवार की उत्पत्ति हो जाती है। हिम दीवार क्या होता है, एक तरह का घना कोहरा होता है। ये घना कोहरा इतना घना होता है कि कई बार नाव इसको पार नहीं कर पाती, इनके बीच में दीवार का काम करती है, नाव के यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और इसको देखते ही नाव रुक जाती है, इसलिए इसको हम लोग हिम दीवार के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। मेडागास्कर के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाले महासागरीय धारा को कहते हैं। द ओशन करेंट फ्लोस अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडागास्कर इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है मेडागास्कर धारा, दूसरा ऑप्शन है अगुल्हास धारा, तीसरा ऑप्शन है सोमाली धारा, और चौथा ऑप्शन है मोजाम्बिक धारा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक धारा एक ऐसा धारा है जो पश्चिमी तट के, मतलब मेडागास्कर के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली सागरीय धारा को कहा जाता है, ठीक है। कई बार तो बच्चे इसमें मेडागास्कर धारा को टिक कर देते हैं, लेकिन मेडागास्कर धारा बिल्कुल नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी मोजाम्बिक धारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। द मेजर कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करेंट इज। पहला ऑप्शन है ग्रहीय पवन, दूसरा ऑप्शन है महासागर का तापमान, तीसरा ऑप्शन है महासागर का खुलापन, और चौथा ऑप्शन है महासागरीय जल की लवणता। तो महासागर के जल की लवणता तो कोई प्रभाव नहीं डालती। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ग्रहीय पवन।
ग्रहीय पवन के कारण से महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो है हमारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ऊपरी धारा है। द कोल्ड करेंट फ्लोस अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज। ऑप्शन है हमारा ब्राजील धारा, दूसरा ऑप्शन है बेंगुला धारा, तीसरा ऑप्शन है मेडागास्कर धारा और आखिरी ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट धारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विश्व का सबसे लंबा विश्व का सबसे लंबा निमग्न तट है। लार्जेस्ट सबमर्ज्ड बैंक इन द वर्ल्ड इज। निमग्न तट का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा भूभाग का हिस्सा जो हर समय सागर के नीचे रहता है। जो भूभाग का हिस्सा सागर के नीचे होता है उसको निमग्न कहा जाता है या निमग्न तट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया जा रहा है ग्रांड बैंक, दूसरा ऑप्शन है रखफाल, तीसरा ऑप्शन है डागर बैंक और चौथा और आखिरी ऑप्शन है मिडिल बैंक। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक जो है, बैंक का मतलब ही होता है एक तरह का तट, ठीक है, किनारा। तो ये सबसे लंबा निमग्न तट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। पृथ्वी की चंद्रमा एवं सूर्य के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की चंद्रमा और सूर्य के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब जिस स्थिति में पृथ्वी सूर्य चंद्रमा दोनों के बीच में आ जाता है उसको क्या कहा जाता है? पहला है कंजंक्शन, दूसरा ऑप्शन है पेरिजियन, तीसरा ऑप्शन है ओपोजिशन, तीसरा ऑप्शन है ओपोजियन। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपोजिशन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। धरातल पर जल द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल है लगभग, कितना लगभग है? ठीक है, एरिया ऑफ टोटल सरफेस कवर्ड बाय वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज नियरली, कितना है? ऑप्शन दिया जाए 61%, दूसरा ऑप्शन है 81%, तीसरा ऑप्शन है 71% और आखिरी ऑप्शन है 91%। पूछा जा रहा है आपसे कि कितना भाग है पृथ्वी का जिस पर जल पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 71%। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है तो हम लोग को आंसर ऐसे देना पड़ता है 2/3 करके, ठीक है ना, मतलब भाग में आता है आंसर ऐसे। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। उच्च और निम्न दोनों ही ज्वार का समय रहता है लगभग। ड्यूरेशन ऑफ बोथ हाई टाइड एंड लो टाइड इज नियरली। पहला ऑप्शन है 2 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 6 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 4 घंटे और आखिरी ऑप्शन है 8 घंटे। मतलब कि जो उच्च ज्वार आया और जो निम्न ज्वार है इन दोनों के बीच जो समय का अंतर होता है, मान लीजिए उच्च ज्वार 12 बजे आया तो निम्न ज्वार कितने घंटे बाद आएगा, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 सही है, ऑप्शन है, सही आंसर है। 6 घंटे के बाद जो आता है दूसरा ज्वार आता है, निम्न ज्वार आता है। ठीक है, हर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में 6 घंटे का अंतर होता है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। जापान सागर के उष्ण चक्रवात को कहते हैं। द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ जापान सी इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है टाइफून, दूसरा ऑप्शन है हरिकेन, तीसरा ऑप्शन है फोन और चौथा ऑप्शन है टॉर्नेडो। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा टाइफून। टाइफून करेक्ट आंसर होगा। जापान सागर का ये उष्ण चक्रवात को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। जेट स्ट्रीम दिखाई देती है। जेट स्ट्रीम इज सीन इन द लेयर ऑफ, किस लेयर में जेट स्ट्रीम दिखाई देती है? पहला ऑप्शन है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है मध्य मंडल और चौथा और आखिरी ऑप्शन है आयन मंडल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। वायु का अवतलन देखने को मिलता है। डिसेंडिंग विंड मूवमेंट इज सीन इन, कहाँ देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक निम्न वायुदाब क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिक निम्न वायुदाब क्षेत्र में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में वायु का अवतलन देखने को मिलता है। हवाएं जो है नीचे की तरफ उतरने लगती है। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मौसमी घटनाएं घटित होती है किस मंडल में? वायुमंडल की किस परत में मौसमी जो घटनाएं हैं जैसे कि बारिश का होना, बादलों का बनना, ये सब घटित होता है। डिफरेंट वेदर फेनोमेनन ऑकर्स इन। ठीक है, ऑप्शन दिया जा रहा है क्षोभ मंडल में, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है मध्य मंडल में और चौथा और आखिरी ऑप्शन है ओजोन मंडल।
तो आपको नाम से ही पता चलता होगा, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। जितना भी तूफान आना है, बिजली कड़कना है, बादलों का आना है, वर्षा होनी है, ये सभी चीजें क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है समताप मंडल, समताप मंडल में क्या होता है, तो वायु जो होता है एकदम शांत होता है। और कभी कभी पूछा जाता है एरोप्लेन किस मंडल में उड़ती है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है पृथ्वी के अल्बेडो की मात्रा है। पृथ्वी के अल्बेडो की मात्रा कितनी है? ऑप्शन आपका दिया जा रहा है 34%, दूसरा ऑप्शन है 43%, तीसरा ऑप्शन 33% और चौथा और आखिरी ऑप्शन है 66%। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 34%। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। वायु के उत्तरी गोलार्ध में दाई और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर मुड़ने का कारण है। जो हवाएं है वो उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर मुड़ जाती है। ये किसने बताया था, ये नियम किसका है, ये पूछा जा रहा है सीधे सीधे तौर पे, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है फेल का नियम बताओ, ठीक है। तो सॉरी, मैंने आपको पहले आंसर बता दी, मुझे लग रहा है ऑप्शन इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, फेल का नियम, ठीक है। क्रियोलिस नियम जो है आपको बता दें, क्रियोलिस नियम क्या है। यहाँ पे 3 तरह के विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो हवाएं चला करती है उसका कारण क्या है, किन कारणों से हवाएं चला करती है। क्रियोलिस बल का मतलब है कि कोई एक बल है जो हवाओं को चलाता है, ठीक है। इस बल को हम लोग क्रियोलिस बल कहते हैं। इसको क्रियोलिस ने खोजा था। फ्रेल ने आकर बताया कि उत्तरी गोलार्ध में दाई और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर मुड़ती है, इसलिए इसको हम लोग फ्रेल के नियम से जानते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि फ्रेल का नियम किसे कहा जाता है, तो इसी ऑप्शन को हम लोग सीधा एक क्वेश्चन को टिक कर देंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे याद करके, तो ये हमारा परिभाषा हो जाएगा फ्रेल के नियम का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एल नीनो पाया जाता है। एल नीनो इज फाउंड इन, पहला ऑप्शन है अफ्रीका के पश्चिमी घाट में, दूसरा ऑप्शन है पेरू और इक्वेडोर के पश्चिमी तट में, तीसरा ऑप्शन है मेडागास्कर के तट पर और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पेरू और इक्वेडोर के पश्चिमी तट में, ठीक है। यहाँ पे एल नीनो देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, जो है हमारा किस राज्य में तापक्रम की विलोमता देखी जाती है। इन विच स्टेट इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर इज लाइकली टू ऑकर, ठीक है। ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा और आखिरी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आपका तापक्रम की विलोमता देखने को मिलती है। तापक्रम की विलोमता का मतलब क्या होता है, चलिए ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, मानचित्र पर वायु दाब को दर्शाया जाता है। यह प्रेशर इंडिकेटेड ऑन द मैप बाई, पहला ऑप्शन है समताप रेखा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है समदाब रेखा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है समवर्षा रेखा द्वारा और आखिरी ऑप्शन है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा समदाब रेखा द्वारा। जैसा कि आपको ऑप्शन में ही पता चल जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है वायु दाब और समदाब में भी दाब छुपा हुआ है, ठीक है। ये एक तरह की रेखा होती है जो एक ही तरह के दाब को मिलाती है, ठीक है, और इसे एक गोल रेखा बन जाता है। आपको ये मैप पे या वायु दाब वाले मैप पे दिख जाएगा, ठीक है। समताप रेखा क्या होता है, तो समताप समान ताप को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। समवर्षा रेखा इसी तरह से समान वर्षा, समान मात्रा में जहां जहां वर्षा होती है उस रेखा को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। इस तरह से तीनों का परिभाषा आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन के तरफ, जो है हमारा जल का जलवाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। जल का जलवाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया पूछा जाए क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है संघनन, तीसरा ऑप्शन है अशांक बिंदु और चौथा और आखिरी ऑप्शन है संतृप्त वायु। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें जल की बूंदे जो होती है या जल जो होता है वो धीरे धीरे करके वाष्प में बदलता है, ठीक है। संघनन ऐसी क्रिया होती है जिसमें जल जो वाष्प की बूंदे है, वाष्प की बूंदे सिकुड़ कर जल के कणों में बदलने की कोशिश करती है, ठीक है। आपको इसी तरह से याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ही था पहले वीडियो के शुरुआत में कि ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों का नहीं, ये जो सीरीज है ये 50 क्वेश्चन का नहीं होने वाला है। इस सीरीज में हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हमारा जो MCQ क्वेश्चन का जो सीरीज होगा वो ज्योग्राफी का खासकर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज को लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर
कमेंट करेंगे तो शायद हो सकता है जल्दी से जल्दी ले आने की कोशिश करेंगे हम लोग, और हम कोशिश भी करें कि हाँ बहुत जल्दी लेकर आए इस वीडियो को। हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि ये जो आपका माध्यमिक परीक्षा आने वाला है इसके पहले हम इतने सारे मटेरियल्स को आपके लिए सौंप दें जिससे कि आपका परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर आ पाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धरातलीय धाराओं की दिशा में विचलन का कारण है। क्या कारण है जिससे धरातलीय धाराएं विचलित हो जाती है? पहला है पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का आवर्तन, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का परिभ्रमण होना चाहिए था, और आखिरी ऑप्शन है पृथ्वी की चंद्रमा का परिक्रमण है। ऑप्शन में तीनों ऑप्शन मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर डी है सूर्य की आभासीय गति। तो ऑप्शन पे ध्यान ना देकर हम लोग आंसर पे ध्यान देते हैं। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी तरह का परिक्रमण या परिभ्रमण प्रभावित नहीं करता। हमारा जो पृथ्वी का आवर्तन गति है, जो पृथ्वी घूमती है एक ही जगह पे रहते हुए, यही जो है धरातलीय धाराओं के विचलन का कारण है। ये कई सारे मतलब कारण है इसका, पर ये सबसे प्रमुख कारण है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जो कि हमारा है एनीमोमीटर की सहायता से मापा जाता है। एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, किस चीज को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वायु दाब, दूसरा ऑप्शन है वायु प्रवाह की दिशा, तीसरा ऑप्शन है वायु का वेग, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है वर्षा का परिमाप। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वायु का वेग। एनीमोमीटर की सहायता से हम लोग वायु का वेग मापते हैं। वायु का दाब मापा जाता है किस यंत्र से? आपको पता होगा वायु के दाब को मापा जाता है किस यंत्र से? आपको ये शायद मुझे लगता है कमेंट करना चाहिए, पर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसको मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताना है। आपका क्वेश्चन ये है कि वायु की जो हम लोग मापते तो हैं बैरोमीटर से, लेकिन वायु को मापने के जो बैरोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं इसका इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है? जैसे कि हम लोग तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं जिसका यूनिट हम लोग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में प्रयोग करते हैं। तो वायु को मापने में जो वायु दाब का प्रयोग करते हैं इसका इकाई क्या होता है? ठीक है, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ओजोन गैस का घनत्व मापने की इकाई है। द यूनिट मेजरिंग डेंसिटी ऑफ ओजोन गैस इज। पहला ऑप्शन है मिलीबार, दूसरा ऑप्शन है ग्राम, तीसरा ऑप्शन है डब्सन, चौथा और आखिरी ऑप्शन है नॉट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डब्सन। ओजोन गैस के घनत्व को मापने की इकाई है डब्सन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, कैरिबियन सागर में चलने वाली आंधी का नाम है। द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स विच डेवलप इन कैरिबियन सी आर कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया जाए टाइफून, दूसरा ऑप्शन है चक्रवात, तीसरा ऑप्शन है हरिकेन, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है टाइफू। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिकेन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। क्वांटम ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज। ऑप्शन दिया जा रहा है 78.1%, दूसरा ऑप्शन है 78.9%, तीसरा ऑप्शन है 20.9%, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है 23.21%। सॉरी, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20.9%। ठीक है, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। भारत में एक वृश्चिक छाया प्रदेश है। ऑप्शन दिया जा रहा है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है मौसिनराम, और चौथा ऑप्शन है शिलोंग। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिलोंग। और जल्दी से दोस्तों कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए। इसी ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा, पर मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस पूछ रहा हूँ कि भारत के किस स्थान पे या विश्व के किस स्थान पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, वर्षा कहाँ पे सबसे अधिक होती है, और ये भी बता दीजिएगा कि कितनी वर्षा होती है, तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए और हमारे बाकी बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। एल नीनो की उत्पत्ति होती है। एल नीनो ऑरिजिनेट्स इन, कहाँ पे होती है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही एल नीनो की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 के तरफ। नमी की मात्रा सर्वाधिक रहती है। सबसे अधिक नमी की मात्रा कहाँ मिलती है? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज मैक्सिमम इन। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, दूसरा ऑप्शन है मध्य मंडल में, तीसरा ऑप्शन है समताप मंडल में, और आखिरी ऑप्शन है आयन मंडल में। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में नमी की मात्रा सर्वाधिक रहती है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। विश्व का सबसे लंबा हिमनद घाटी है, हिमनद का घाटी पूछा जाए, हिमनदी नहीं, हिमनद की घाटी पूछी जा रही है। देखिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हुबर्ड। बिना ऑप्शन है मेलस्पिना। दूसरा अगला ऑप्शन है लाम्बर्ट और आखिरी ऑप्शन है सियाचिन। तो देखिए अगर आपसे हिमनद पूछा जाता है तो आप आंसर बोल सकते हैं कि सियाचिन जो है, सियाचिन हिमनद जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। लेकिन हिमनद की घाटी का पूछा जाएगा तो लाम्बर्ट जो है वो हिमनद की घाटी जो सबसे लंबी हिमनद घाटी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, उच्च भूमि जो एक या एक से अधिक नदियों के प्रवाह को पृथक करती है कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है? द हाईलैंड विच सेग्रेटेड वन और मोर रिवर एग्लोमेरेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया जा रहा है नदी बेसिन, दूसरा ऑप्शन है कैचमेंट बेसिन, तीसरा ऑप्शन है जल विभाजक और आखिरी ऑप्शन है दोआब, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जल विभाजक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड एक बार देख लेते हैं इसको। उच्च भूमि जो एक या एक से अधिक नदियों के प्रवाह को पृथक करती है क्या कहलाती है? ये उच्च भूमि होती है। तो जल विभाजिका ही एक ऐसा उच्च भूमि होता है जो दो या दो से अधिक नदियों को पृथक कर देती है, नदियों को पृथक करती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बहिर्जात प्रक्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी, तीसरा ऑप्शन है नदी का कार्य और आखिरी ऑप्शन है पाठ संचारण। बहिर्जात प्रक्रिया का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि भूकंप बोलिए तो जमीन के अंदर होता है, अंतर्जात प्रक्रिया है, बहिर्जात नहीं हो सकता। ज्वालामुखी भी वही है, पाठ संचारण भी उसी तरह का प्रक्रिया है, जबकि नदी का कार्य जो एक तरह का बहिर्जात प्रक्रिया है। तो बहिर्जात प्रक्रिया का उदाहरण नदी का कार्य हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक बाह्य विधि है, एन एक्सटर्नल प्रोसेस इज, कौन सा प्रोसेस है जो बाह्य विधि है? मंद भू संचलन, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा ऑप्शन है भूकंप और तीसरा आखिरी ऑप्शन है बृहद संचलन, मास वॉस्टिंग। तो बाकी जो शुरू के तीन ऑप्शन है हमको इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पृथ्वी के बाहर तो कभी नहीं हो सकता, तो ये अंतर्जात प्रक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बृहद संचालन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। बोला जा रहा है चापाकार डेल्टा है, कौन सा डेल्टा? चापाकार है, नील नदी का डेल्टा, दूसरा ऑप्शन है मिसिसिपी डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है एबो नदी का डेल्टा और आखिरी ऑप्शन है सिंधु नदी का डेल्टा। तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर है नील नदी का डेल्टा। नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन है, नदी के अपरदन द्वारा निर्मित एक स्वरूप है, कौन सा स्वरूप नदी के अपरदन से निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर ए है अवनमन कुंड, दूसरा ऑप्शन है एस्चुअरी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ पंख और आखिरी ऑप्शन है डेल्टा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अपरदन का मतलब क्या होता है? कटाव करके बहा कर लेके चले जाने को अपरदन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि जो अवनमन कुंड है, प्लंज पूल है, जो कि आपका किसी भी जलप्रपात के नीचे बनता है। जलप्रपात के नीचे आने से क्या होता है? मिट्टी नीचे कट के आगे बढ़ जाता है, वहाँ पे गड्ढा नुमा आकृति बन जाती है, जो एक कुंड का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग अवनमन कुंड कहते हैं, नदी के अपरदन से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, जो है हमारा, नदी के ऊपरी मार्ग में निर्मित एक स्थलाकृति है, जलगर्तिका, नदी विसर्ग, डेल्टा और प्राकृतिक तटबंध। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जलगर्तिका, पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स नदी के ऊपरी मार्ग में स्थित एक स्थलाकृति है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। पोर्ट होल्स क्या होता है? तो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो नदी के मतलब बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर ऊपरी भाग में पाए जाते हैं क्योंकि नदी का प्रवाह तेज होता है उस समय। बाकी जो जल नदी विसर्ग हो गया ये मध्यम अवस्था है, डेल्टा और प्राकृतिक तटबंध ये अंतिम अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला और हमारा आज का 66 नंबर क्वेश्चन है, काष्ठ प्रदेश में जल का सक्रिय अपरदन होता है। काष्ठ प्रदेश में जल का सक्रिय अपरदन होता है। ऑप्शन है अपघर्षण, दूसरा ऑप्शन है सन्निघर्षण, तीसरा ऑप्शन है जल गति क्रिया और आखिरी ऑप्शन है घोलीकरण। तो काष्ठ प्रदेश जो होता है वो चूने से निर्मित एक प्रदेश होता है, जो जिसमें वर्षा का जल जब प्रवेश करता है तो वहाँ के चूने को घुला कर लेके अपने साथ बह जाता है, जिससे क्या होता है? काष्ठ प्रदेश खोखला हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया काम करी वो रही है आपकी घोलीकरण की प्रक्रिया, घोलकर बहा लेकर चली जाना, ठीक है। आगे जो बढ़ेंगे, हमारा जो 66 नंबर क्वेश्चन है और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, किसी महादेश में नदियाँ यहाँ की भू प्रकृति को परिवर्तित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती। इन विच कंटेंट रिवर्स डू नॉट प्ले एनी रोल टू चेंज इट्स फिजियोग्राफी।
मतलब कौन सा ऐसा महादेश में जहाँ पे नदियाँ जो है वो उस स्थान के भू प्रकृति को नहीं बदल पाती है। जैसे कि हम देखेंगे तो नदियाँ तरह तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, कभी जलोढ़ पंख बना देती है, कभी डेल्टा बना देती है, हर एक जगह पे बनाती है। लेकिन ऐसा एक महादेश है जहाँ पे नदी का प्रयोग नहीं हो पाता है। तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए दे। ये 66 नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देगा, मुझे समझ में आ पाएगा कि वो बच्चा हमारे वीडियो को पूरा देख रहा है। और अगले वीडियो में हो सकता है मैं उसका नाम लेकर उसको नाम लेकर ही उसे सम्मानित करूंगा। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि परीक्षा के तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। भले परीक्षा आपका हो जा रहा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपका परीक्षा में कितना मार्क्स मिला, और आप हमें बता सकते हैं कि हमारे वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ, हमारे वीडियो से कितना आपको लाभ हुआ। ठीक है, हम जरूर चाहेंगे कि हमारे वीडियो से आपको लाभ हो, परीक्षा में आपका अच्छा से अच्छा नंबर मिले। ठीक है, आगे की जो सुविधाएं हैं वो भी हम आपको देंगे। 11-12 की सुविधाएं जो है वो भी आपको मिलेगी हमारे चैनल पर फिलहाल अभी आपके लिए इतना ही है। अब आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जुड़ेंगे आपसे और आगे किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।